अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मुख्तलिफ महकमे जात की 28,000 मुलाजिमतों को पुर करने किया जाएगा नोटिफिकेशन जारी। नए पेंशनर्स में स्मार्ट कार्ड्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए 7,200 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। सनत नगर में स्कूल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने बालापुर का किया दौरा। बालापुर गणेश की पूजा में लिया हिस्सा। अवाम को अमन की बरकरारी पर दिया जोर। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में मौ नवाजों की सरगर्मियों में इजाफा। जिले के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज। प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलकर पानी को निचले हिस्से में छोड़ दिया गया। शाम के हल्ब एयरपोर्ट पर इसराइल के फिजाई हमले मिसाइल हमले के नतीजे में भारी माली नुकसानात की इत्तलात। यूरोपीय यूनियन ने रूसी शहरियों के लिए वीजा निजाम को किया सख्त। हुकूमत के इस फैसले से रूसी शहरियों के लिए यूनियन के रुकन मुमालिक में दाखिला मुश्किल। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि मुख्तलिफ महकमे जात की 28,000 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए हुकूमत तकर्री के नोटिफिकेशन जारी करेगी। इनमें ग्रुप 4 और असातिज़ा की 9,000 मुलाजिमतें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जारिया साल 91,000 मुलाजिमतों को पुर करने के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे के हिस्से के तौर पर हालिया महीनों में 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुर करने कई नोटिफिकेशन जारी किए गए। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हुकूमत ने हाल ही में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की मुलाजिमतों को पुर करने के लिए एलामिया जारी किए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 1.34 लाख ओहदों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसके बरक्स मरकजी हुकूमत हर साल 2 करोड़ अफराद को मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पुर करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 बरसों में बेरोजगारी के मसले को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अपनी अराजी पर मकानात तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए देने का प्रोग्राम दशहरा त्यौहार के दौरान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने गरीब आवाम के लिए कई तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स को नाफिज किया, ताहम गरीबों को मुफ्त अशिया फराहम करने पर बीजेपी एतराज कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जाफरानी जमात गरीबों को अशिया मुफ्त देने की मुखालिफ है, लेकिन दूसरी तरफ वो ताजरों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हर चीज की कीमत बढ़ाकर गरीबों पर बोझ डाल दिया है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए से तजावुज कर गई है, जिससे आम लोगों के लिए इसे खरीदना नामुमकिन हो गया। वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी में नए पेंशनर्स में स्मार्ट कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 2016 रुपए वजीफे की रकम दी जा रही है, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत पर सिर्फ 600 रुपए वजीफा दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में 40 लाख से ज्यादा अफराद को वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना भर में मुख्तलिफ तबकात के अफराद को वज़ाइफ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वज़ाइफ पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने निशानदेही करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल्स की तरक्की के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की पहल पर 7,200 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। वजीर मौसूम ने सनत नगर असेंबली हल्के के पद्मा राव नगर में सरकारी स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन फंड्स के जरिए सरकारी स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल्स को बेहतर बनाने के सिलसिले में रियासती हुकूमत की मसाई पर बाज गैर सरकारी तंजीमें भी हुकूमत का ताउन कर रही हैं। उन्होंने तालीम को अहम करार दिया और कहा कि क़ब्ल तालीम के शोबे में कोई तब्दीलियां नहीं की जाती थी, ताहम रियासत में टीआरएस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद इस शोबे पर काफी तवज्जो दी गई है। और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्कूल्स और उसके माहौल में तब्दीली के ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में तलबा को फराहम किए जाने वाले दोपहर के खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चावल को तब्दील करते हुए बारीक चावल से तैयार खाना तलबा को फराहम किया जा रहा है। इसमें मेयार का भी लिहाज रखा जा रहा है। साथ ही सरकारी स्कूल्स में तलबा को मेयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से सरकारी हॉस्पिटल्स में भी तब्दीलियां की गई हैं, जहां बेहतर इलाज की सहूलत आवाम को फराहम की जा रही है। इन हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ मुआयने और ऑपरेशंस मुफ्त अंजाम दिए जाते हैं। इसी तरह हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत तालीमी निजाम में तब्दीली के वजीर आला ख्वाहिशमंद हैं। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रुकन असेंबली बालापुर का दौरा करके बालापुर गणेश की पहली पूजा की। इस मौके पर कमेटी के अरकान, मुकामी बालापुर के बुजुर्गों और सियासी रहनुमाओं ने पूजा में हिस्सा लिया। बादशाह वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि खैरताबाद गणेश और बालापुर गणेश को खुसूसी एजाज हासिल है और खैरताबाद गणेश विसर्जन की तरह बालापुर में विसर्जन के दिन भी अकीदतमंद बड़ी तादाद में आते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए रच्चा-कुंडा बालापुर पुलिस की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अवाम से गणेश त्यौहार को पुरअमन इख्तिताम के लिए पुलिस का ताउन करने की अपील की है। ప్రతి సంవత్సరం కూడా చాలా గొప్పగా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకొని అందరూ కూడా అన్ని వర్గాల్లో అన్ని మతాల వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసే కార్యక్రమం ఈ వినాయకుడి పూజలు చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో కరోనా వచ్చిన 2 సంవత్సరాల నుండి కొంత తప్పు చేసుకున్న మరొకసారి భగవంతుని పూజించే అవకాశం కలిగింది। భగవంతునికి ముందు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆ దేవదేవుని చూపు అందరి మీద ఉండాలని, ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషంతో ఉండాలని, రాష్ట్రంలో రైతులందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాం। ఈరోజు ఖైరతాబాద్ వినాయకుడికి ఎంత ప్రతిష్ట ఉంటుందో బాలాపూర్ వినాయకుడికి అంతే ప్రతిష్ట ఉంటుంది। అది నా నియోజకవర్గం కావడం, నేను ఈ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా కావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। నా భగవంతుడి దయ వల్ల ఈ నియోజకవర్గానికి సేవ చేసే అవకాశం కల్పించింది। నా నియోజకవర్గంలో బాలాపూర్ వినాయకుడు ప్రతిష్ఠించబడడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తుంది। ప్రత్యేకత బాలాపూర్ వినాయకుడికి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు। మొదటి పూజ అందుకుంటాడు, నిమజ్జనం రోజు కూడా మొదటిగా కదిలేది మన బాలాపూర్ వినాయకుడి। ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में माओ नवाजों की सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। जिले के 2 मंडलों के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी है। एक हफ्ता कबल बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड ने तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर कैलाश टेकरी के करीब एक ग्रेनाइट का पता लगाया था, जिसके बाद से चौकसी इख्तियार की जा रही है और जिले के जंगलाती इलाके की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मजीद फोर्सेस को तलब किया जा रहा है। पुलिस को जिले के दोनों जंगलाती इलाकों से धमाका खैज मवाद बरामद हुआ है। पुलिस ने जुमेरात की सुबह से तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर जंगलाती इलाकों में तलाशी ली। इसी दौरान फोर्सेस ने स्टील के डब्बे में नस्ब बारूदी सुरंग की निशानदेही की। पुलिस का ख्याल है कि उसे वहां कई साल पहले रखा गया होगा। उन्होंने इस इलाके में माओ नवाजों की तलाश को तेज कर दिया। समझा जाता है कि 2 साल बाद माओ नवाज मुत्तहिदा जिले में दाखिल हुए हैं। सितंबर 2020 में कदम्बा के जंगलात में एक एनकाउंटर में 2 माओ नवाज मारे गए। इस वक्त पुलिस ने बताया कि फोर्स के दीगर अरकान फरार होकर छत्तीसगढ़ की तरफ चले गए। आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद और निर्मल अजला के एसपी इस सिलसिले में सरगर्म हो गए।
पुलिस ने जिले के दूर दराज एजेंसी इलाकों के अवाम को चौकन्ना कर दिया है और माओ नवाजों के साथ ताउन न करने के साथ साथ उनकी सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला देने का मशवरा दिया गया। मैलारपो एडेलो उर्फ भास्कर दल्लम पिछले कुछ सालों से पुलिस के हाथों पकड़े बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। पुलिस ने भास्कर की फोर्स में शामिल 10 माओ नवाजों पर 95 लाख के इनाम का ऐलान किया। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुकाम ने इस प्रोजेक्ट के 10 दरवाजों को 5 फीट तक उठाकर 80,580 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया है। इस प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में 2,14,231 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। उसके दरवाजे खोलते हुए 1,31,231 क्यूसिक निचले इलाकों में छोड़ दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 579.60 फीट दर्ज की गई है। इसकी राइट कनाल से 7,381 क्यूसिक और लेफ्ट कनाल से 8,022 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। और दक्कन की मुमताज बरगुज़ीदा शख्सियत हुजूर गौसुस सकलैन सानी हजरत सैयद शाह मोहम्मद इनकेशाफ अली शाह रहमतुल्लाह के आस्ताने मौज़े बहगेर शरीफ मंडल जमी कुंटा में शबाना रोज हाजिरी के लिए आने वाले ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों के क़याम व ताम और शब गुजारी के लिए इंतजामी कमेटी दरगाह हजरत ममदूह के जानिब से 1,50,000 रुपए की तखमीना लागत से ओपन शीट तामीर किया जा रहा है, जिसके कामों का मुतवल्ली दरगाह मौलवी मोहम्मद अकबर अली ने इफ्तिताह अंजाम देकर अपने खिताब में इस मौके पर बताया कि सदर कमेटी मोहम्मद इकबाल की क़यादत में हजरत ममदूह के ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात व ज़रूरियात की तकमील के लिए बड़े पैमाने पर ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं, जो कि खुशशाइन अम्र है। इस मौके पर सदर कमेटी जनाब मोहम्मद इकबाल, नायब सदर मोहम्मद करीम, मोतमद मोहम्मद तौफीक हुसैन, मोहम्मद महमूद और दूसरे भी मौजूद थे। चंद रोज कबल जायजा हासिल करने वाले सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हसनाबाद ए किरण कुमार से मुकामी मुस्लिम कायदीन के एक वफ्द ने जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर सदर टाउन कमेटी की ज़ेर क़यादत खैर सगाली मुलाकात करते हुए शाल पोशी की और मुख्तलिफ ज़रूरी उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर सैयद सलीम उद्दीन मुआविन रुकन, मोहम्मद सरवर पाशा मुआविन रुकन, सैयद इम्तियाज अहमद सदर माइनॉरिटी सेल, इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल रहमान अशरफ और दूसरे भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने वाली मांजरा दरिया की पाइपलाइन संगारेड्डी जिले में फट पड़ी है। जिले के रामाचंद्रापुरम में यह वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में पानी बड़े पैमाने पर बहने लगा। यह पानी दुकानात और मकानात में दाखिल हो गया। इस वाकये की वीडियोस देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसमें सड़कों के हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। गणेश पंडाल में बिजली का झटका लगने से एक 15 साला लड़के की मौत हो गई। यह वाकया तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के लिंगमपल्ली गांव में पेश आया। इस लड़के की शिनाख्त साई किरण गौड़ के तौर पर की गई है। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में गणेश की मूर्ति बिठाई। गणेश के पंडाल को बिजली से मरबूत करने के दौरान अचानक वो बिजली के तार की जद में आ गया, जिसके नतीजे में फौरी उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया हॉस्पिटल जहीराबाद मुंतकिल कर दिया है। वो मेदक जिले के टेकमाल मंडल के पापन्ना पेट गांव के साई गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात को आमतौर पर बादल छाए रहने का इम्कान है, लेकिन बारिश की कोई पेशगोई नहीं है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 1 दर्जे ज्यादा 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नमी का तनासुब सुबह 8:30 बजे से 73% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दिल्ली में
कुल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 212.52 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2,12,52,83,259 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 7,946 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 62,748 हो गई। यह मुतासरा केसेस का 0.14% है। इन्फेक्शन की यौम अशरा 2.98% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 9,828 अफराद कोविड से सेहत याब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,38,45,680 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,66,447 कोविड टेस्ट किए गए। मुल्क में कुल 88,61,47,613 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक इन्फोसिस विंग ने जुमेरात की सुबह श्रीनगर और गांदरबल अजला में तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई हैं। ये कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक SLTC माहिर के मुतालिक एक केस के सिलसिले में अंजाम दी गई। CB के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल होने पर एक केस दर्ज किया गया था। बयान के मुताबिक इस शिकायत में इल्जाम आयद किया गया था कि मुल्जिम इंजीनियर हकीम मुजम्मिल वल्द मरहूम हकीम हबीब अब्दुल्ला साकिन बागवान पूरा लाल बाजार श्रीनगर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बरतरफ किए जाने के बावजूद भी अपने आप को SLTC माहिर के बतौर जाहिर करके ऑफिशियल सील का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि CB की इकोनॉमिक इन्फोसिस विंग ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की और इस दौरान इब्तदाई तौर पर इल्जामात सही साबित हुए, जिसके बाद इस ज़िमन में एक केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि केस के सिलसिले में श्रीनगर और गांदरबल अजला में तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, जिनके बारे में मजीद तफसीलात का इंतजार है। शाम के शुमाली शहर हलब के एयरपोर्ट पर इसराइल के मिसाइल हमले के नतीजे में माली नुकसानात की इतलात मौसूल हुई हैं। डॉन में शाये गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से हलब के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में हुकूमती तंसीबात को माली नुकसान पहुंचा है। शाम की खबर रसां एजेंसी सना के मुताबिक हमले में किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई, जबकि हमलों के बाद इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। इंसानी हुकूक की निगरान तंजीम ने मुल्क की तस्दीक करते हुए बयान में कहा कि इसराइल की जानिब से 4 मिसाइल हमलों में शाम में हथियारों के डिपो और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ये माना जा रहा है कि इस असलाह खाने में ईरान की जानिब से फराहम करदा मिसाइल रखे हुए थे। शाम में अंदरूनी जराए पर इन्हिसार करने वाली तंजीम को इसराइली हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता मिसाइल हमलों के बाद आग लगने की इतलात आई हैं। सना के मुताबिक तैयारा शिकन दिफाई निजाम ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कई मिसाइल्स को नाकाम बनाया है, जहां सरकारी टीवी के मुताबिक यह मिसाइल इसराइल की जानिब से फायर किए गए थे। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मगरबी हमा और तरतोस के इलाकों में इसराइली फिजाई हमलों के नतीजे में 2 शहरी जख्मी हुए। इंसानी हुकूक की निगरान तंजीम का कहना था कि ये हमले शाम पर किए गए इसराइल के सबसे बड़े इसराइली हमलों में से एक हैं। ख्याल रहे कि इसराइल ने शाम में 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी के बाद से मुसलसल फजाई और मिसाइल हमले किए, जिनमें हुकूमती दस्तों के साथ साथ ईरानी फोर्सेस और हिजबुल्लाह के जंगजुओं को भी निशाना बनाया जाता रहा है। इसराइल ने इन हमलों के हवाले से कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा, अलबत्ता इनमें से सैकड़ों हमलों का एतराफ जरूर किया है। इसराइल की जानिब से हमेशा इन हमलों का दिफा किया गया, जहां इनका कहना है कि ईरान को जारहियत से रोकने के लिए ये हमले किए गए थे। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा ने रूस के साथ वीजा मुआहदे को मुअत्तल करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसकी वजह से रूसी शहरियों के लिए यूनियन के रुकन ममालिक में दाखिला मुश्किल हो गया।
BBC نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ روس کی سرحد سے متصل یورپی یونین کے 5 ممالک فن لینڈ، ایسٹونیا، لیتویا، لتھوانیا اور پولینڈ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ عوامی سلامتی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عارضی پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین اور بعض رکن ممالک نے مکمل پابندی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن فرانس اور جرمنی جیسے دیگر ممالک نے اس کی مخالفت کی ہے۔ روس کی سرحد سے متصل مشرقی یورپی یونین کے کئی ممالک روس کے خلاف پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق فروری میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے 10 لاکھ سے زائد روسی شہری یورپی یونین کا سفر کر چکے ہیں۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ دو رس پابندیاں روس شکار بنا سکتی ہیں اور روسی شہریوں کی آنے والی نسلوں کو علیحدہ کر سکتی ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 وکیل ان کے فلوریڈا ریزرویٹ میں انتہائی حساس سرکاری دستاویزات کے غیر قانونی طریقے سے رکھنے کی مجرمانہ تحقیقات میں گواہ یا ٹارگٹ بن سکتے ہیں۔ دی گارڈین اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ وکیل کرسٹینا بوب اور وکیل ایون کورکون جانچ میں پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کے مار-اے-لاگو گھر سے صدر کے ریکارڈ اور کلاسیفائڈ دستاویزات کے باکس کو دوبارہ حاصل کرنے کی حکومت کی مہینوں کی طویل کوششوں کے دوران محکمہ انصاف کے ساتھ رابطہ کیا۔ محکمہ انصاف کی طرف سے متعلقہ کیس میں پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق دونوں وکلاء نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جیوری کے ایک بڑے عرضی کی تعمیل کی تھی جو بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ اقوام متحدہ نے چین پر سنکیانگ صوبے میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی انتہائی منتظر رپورٹ میں ایغور مسلمانوں اور دیگر نسلی اقلیتوں کے خلاف بدسلوکی کا اندازہ لگایا جس کی چین تردید کرتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ چین فوری طور پر تمام افراد کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ چین کے کچھ اقدامات بین الاقوامی جرائم کمیشن بشمول انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اقوام متحدہ نے کہا کہ یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت نے کتنے لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپس کا تخمینہ ہے کہ شمال مغربی چین کے سنکیانگ علاقے کے کیمپس میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چین نے اقوام متحدہ سے اس سلسلے میں رپورٹ جاری نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ چین نے اسے مغربی ممالک کی طرف سے منظم تماشا قرار دیا تھا۔ دوسری جانب تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ انہوں نے تشدد کے معتبر ثبوت کا انکشاف کیا ہے جو ممکنہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ پرتگال کی وزیر صحت نے ایک حاملہ ہندوستانی سیاح کی زچگی وارڈ سے نکالے جانے کے بعد موت کی رپورٹ آنے کے چند گھنٹے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ لسبن کے ہاسپٹل کے درمیان منتقلی کے دوران ایک 34 سالہ ہندوستانی خاتون کو مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑا۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی کہ لسبن کے سب سے بڑے سانتا ماریا ہاسپٹل سے لے جانے کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ حکام نے بتایا کہ ہنگامی سیزرین سیکشن کے بعد اس کے بچے کو اچھی صحت میں پہنچایا گیا۔ خاتون کی موت کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ سانحہ پرتگال کے ہاسپٹلز کے ڈیلیوری یونٹس میں عملے کی کمی کے باعث پیش آیا۔ دوسری جانب پرتگال کی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ مارٹا ٹیمیڈو 2018 سے وزیر صحت تھیں اور انہیں کووڈ کے دور میں پرتگال کے صحت کے نظام کے بہتر بنانے کے طریقے سے کا کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے منگل کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پرتگال کی لوسا نیوز ایجنسی کے مطابق پرتگال کے وزیر اعظم انٹونیو کوسٹا نے کہا کہ خاتون کی موت کی وجہ سے ٹیمیڈو نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پرتگال میں حالیہ مہینوں میں ایسے ہی واقعات پیش آئے جن میں 2 شیرخوار بچوں کی موت بھی شامل ہے جن کی ماؤں کو واضح طور پر ہاسپٹلز کے درمیان منتقل کیا گیا تھا اور ان کا علاج بہت تاخیر سے ہوا تھا۔
خوفناک سیلاب کے بعد اب پاکستان میں بڑی بیماریوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ پاکستان کے محکمہ صحت کے حکام ملک میں بڑے پیمانے پر بیماریوں کے پھیلنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ سیلاب سے 1000 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ مہینوں کی شدید بارشوں کے بعد ڈائریا اور ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو صاف پانی کی عدم فراہمی ہے۔ پاکستان میں جون سے اب تک تقریباً 1200 اموات کے بعد حکام کو اب پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO کے مطابق پاکستان میں سیلاب کے باعث 880 سے زائد کلینکس کو نقصان پہنچا ہے، اور WHO کی جانب سے جنوبی ایشیائی ملک پاکستان میں ہنگامی طبی امدادی سرگرمیوں کے لیے 1 کروڑ امریکی ڈالر کی رقم مختص کی گئی ہے۔ WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانوم گیبریسس نے بدھ کے روز کہا کہ ایجنسی نے سیلاب کو اعلیٰ ترین سطح کی ایمرجنسی قرار دیا، جنہوں نے کہا کہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خطرے کا مطلب ہے کہ صحت کی خدمات تک رسائی، بیماریوں کی نگرانی اور کنٹرول ایک بڑی ترجیح ہے۔ اور اب آئیے آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ مختلف محکمہ جات کی 28,000 ملازمتوں کو پر کرنے کیا جائے گا نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے پینشنرز میں سمارٹ کارڈز تقسیم پروگرام سے ریاستی وزیر ہریش راؤ کا خطاب۔ سرکاری اسکولز کی ترقی کے لیے 7,200 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے۔ صنعت نگر میں اسکول کا معائنہ کرنے کے بعد ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو کا خطاب۔ ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے بالاپور کا کیا دورہ۔ بالاپور گنیش کی پوجا میں لیا حصہ، عوام کو امن کی برقراری پر دیا زور۔ متحدہ عادل آباد ضلع میں ماؤ نوازوں کی سرگرمیوں میں اضافہ۔ ضلع کے جنگلاتی علاقے میں پولیس کی تلاشی مہم جاری۔ ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں ایک بار پھر پانی کا شدید بہاؤ درج۔ پروجیکٹ کے 10 دروازے کھول کر پانی کو نچلے حصے میں چھوڑ دیا گیا۔ شام کے حلب ایئرپورٹ پر اسرائیل کے فضائی حملے، میزائل حملے کے نتیجے میں بھاری مالی نقصانات کی اطلاعات۔ یورپی یونین نے روسی شہریوں کے لیے ویزا نظام کو کیا سخت۔ حکومت کے اس فیصلے سے روسی شہریوں کے لیے یونین کے رکن ممالک میں داخلہ مشکل۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، تازہ خبر کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب مجھے پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔